ठीक है। और लास्ट क्लास है, किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है वो आप में से। स्टार्ट करें फिर। यस मैम। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। व्हाट इज प्राइस सीलिंग और व्हाट इज प्राइस फ्लोर। ठीक है। प्राइस सीलिंग क्या होती है? प्राइस सीलिंग एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। प्राइस सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम प्राइस सेट करना। ठीक है। जैसे आप कह सकते हो एक इकोनॉमी में भी आप देखते हो, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि इतना कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ कॉमोडिटीज होती हैं, गवर्नमेंट उनका प्राइस फिक्स कर देती है कि आप इतना ही कंज्यूमर से प्राइस ले पाओगे इनका, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। ठीक है। एक रिजर्व प्राइस होता है। प्राइस को सील कर देना, मैक्सिमम प्राइस आप बोल सकते हो कि सेट करना, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक होता है प्राइस फ्लोर। ठीक है। न्यूनतम कीमत जिसको हम कहेंगे। प्राइस सीलिंग का मतलब है अधिकतम कीमत, और प्राइस फ्लोर, फ्लोर का मीनिंग है न्यूनतम कीमत। ठीक है। प्राइस जो प्राइस फ्लोर है वो आपका प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने सुना होगा, न्यूज भी सुनते हो आप, एमएसपी। पहले किसान थे, जब इन्होंने आंदोलन किया था, फार्मर्स थे, उसमें उनकी कई डिमांड्स थी कि जो मतलब अभी 20 या 22 फसलें हैं जो एमएसपी के अंडर आती है, जिन पे एमएसपी मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी अगर कुछ भी आप कह सकते हो, किसी भी टाइप का वो आता है, नेचुरल कोई डिजास्टर आता है जिससे फसल खराब होती है, या आप कह सकते हो कि सप्लाई ज्यादा हो गई है, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या होता है, एक फार्मर को उतना एमएसपी तो मिलेगा उसकी फसल पे जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। ठीक है। उससे कम पर आप नहीं खरीद सकते। उस एमएसपी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, मान लो हर साल होता है, अब की बार आप ये लगा लो कि गेहूं का एमएसपी मान लो 2500 रुपए कुछ था, कि 2500 रुपए या 2528 रुपए क्विंटल आप गेहूं खरीदोगे किसानों से। ठीक है। ये मिनिमम है प्राइस। ये आप किसका एग्जांपल मानोगे इसको? इसको बोलेंगे प्राइस फ्लोर का एग्जांपल। ठीक है। जब हम एक मिनिमम प्राइस सेट कर देते हैं, जो मिनिमम प्राइस होता है वो सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर क्या है, इस केस में सप्लायर्स कौन है? फार्मर्स हैं सप्लायर्स, जो अपनी गेहूं को बेचेंगे। ठीक है। उनको कम से कम इतनी कीमत तो उसकी मिलनी चाहिए। ठीक है। कम से कम कीमत कीमत होती है ना, उसको डिसाइड करना, वो आपका प्राइस फ्लोर है। और प्राइस सीलिंग क्या है? मैक्सिमम प्राइस को सेट करना। ठीक है। कि ज्यादा से ज्यादा मतलब इतनी कीमत होएगी। आप ये कह सकते हो, प्राइस सीलिंग को आप ऐसे समझ सकते हो, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। मान लो ये हमारी डिमांड है, ये डिमांड कर्व है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमारा सप्लाई कर्व है। ठीक है। ये हमारा प्राइस है। अगर प्राइस सीलिंग होती है, मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस सीलिंग कर देती है, तो वो क्या करेगी, इतना प्राइस उसने रख दिया। ठीक है। ये पी है, ये P1 है, मैक्सिमम प्राइस। इतना प्राइस तो कंज्यूमर को देना ही पड़ेगा किसी कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए, उसने मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया। अब मान लो उसको मिनिमम प्राइस सेट करना है, प्राइस फ्लोर करना है। प्राइस फ्लोर के भी कई रीजंस होते हैं कि क्यों गवर्नमेंट को प्राइस फ्लोर करना पड़ा, न्यूनतम कीमत ही क्यों सेट करनी पड़ी गवर्नमेंट को। ठीक है। तो मान लो P0 हम बोलेंगे इसको, P0 यहाँ पर वो क्या करती है, गवर्नमेंट प्राइस को सेट कर देती है। अब क्या होगा, एक सप्लायर को इतना प्राइस तो मिलेगा ही। ठीक है। या एक कंज्यूमर को इतना प्राइस तो उसका देना पड़ेगा मिनिमम। सप्लायर और कंज्यूमर दोनों साथ साथ चलेंगे। बट जब प्राइस सीलिंग की बात आएगी तो वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और जब आप कहेंगे कि प्राइस फ्लोर की बात आएगी, वो प्रोड्यूसर के या आप कह सकते हो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ये सब हम मार्केट में पढ़ते हैं। ठीक है। मार्केट का पार्ट है ये, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, मार्केट एफिशिएंसी। एक जो मार्केट होती है वो कहाँ पर एफिशिएंट होती है। ठीक है। मार्केट एफिशिएंट वही होगी जहां पर कंज्यूमर सरप्लस और जो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है। वहां पर आपकी मार्केट एफिशिएंट होती है। तो आज आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई क्वेरी हो आपकी, कुछ समझना हो। ठीक है। इसीलिए ये क्लास है हमारी, सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया। एक पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है, वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है,
और एक बुक है जो कोत्सियानी की, मैंने बोला था, जिसमें से आप नोट्स बना सकते हो, बहुत अच्छी बुक है वो। मैंने अभी मतलब मांगी है किसी से, सॉफ्ट कॉपी मांगी है उसकी। जैसे ही मुझे उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी वो बुक। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, कुछ समझना हो, कोई ग्राफ समझ में ना आया हो, कोई कंसेप्ट बताइए। उपभोक्ता संतुलन में कंज्यूमर सरप्लस, सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस के लिए दो कंडीशंस आपने माइंड में रखनी है कि उपभोक्ता संतुलन संतुलित अवस्था में कब होगा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से समझना है कंज्यूमर सरप्लस को। तो दो कंडीशंस कौन सी थी हमारी, ये वाली। फर्स्ट तो ये है कि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, एक्स वाई कॉमोडिटी, ये एक्स वाई है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये एक्स और वाई कॉमोडिटी है, दो कॉमोडिटीज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, और इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, दो कॉमोडिटीज से मिलने वाले डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करवाते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी हमें एक्स कॉमोडिटी, के साथ करने के लिए कमोडिटी की क्वांटिटी जो हम कम करेंगे ना, तो वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, एक्स कमोडिटी का वाई कमोडिटी के साथ सब्सटीट्यूशन। और ये कैसा होता है, इंडिफरेंस करके उसमें केस में डिमिनिशिंग होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग होता है तभी आपका इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ऐसे नीचे की ओर गिरता हुआ होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपका डिमिनिशिंग है, घट रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स की एक यूनिट को कंज्यूम करने के लिए वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट है उसको त्याग रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, मान लो आपके पास ऑरेंज है और सेब है, आप क्या करोगे, ऑरेंज की ज्यादा से ज्यादा इकाइयों को कंज्यूम करने के लिए आप सेब की कम इकाइयां कंज्यूम करोगे। ठीक है, एक की मात्रा आप बढ़ाते जाओगे, एक की मात्रा आप घटा रहे हो, इस वजह से आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है। इस केस में क्या है आपके पास, कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकाल, सॉरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे हम, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपका दोनों कॉमोडिटी का, एक्स वाई का, वो किसके बराबर हो, उन दोनों कॉमोडिटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। ठीक है, ये एमयू एक्स और एमयू वाई क्या है, दोनों की सीमांत उपयोगिता है, एक्स कॉमोडिटी की भी सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी, और वाई कॉमोडिटी की भी मार्जिनल यूटिलिटी। और फिर क्या है, अगली अगली क्या है, किसके बराबर रख दो उसको, उन दोनों कॉमोडिटी के प्राइस के बराबर रख दो, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी। ये पहली कंडीशन है कंज्यूमर सरप्लस की, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाकर आपका इक्विलिब्रियम निकलेगा, तब जाकर आपका कंज्यूमर संतुलित अवस्था में होगा। ठीक है, बट जो ये कंडीशन है ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन के फुलफिल होने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होता। सेकंड कंडीशन क्या है, कि जो आपका ये इंडिफरेंस कर्व है ना, ये प्राइस लाइन के टेंजेंट होगा, इसको स्पर्श करेगा किसी बिंदु पर। ठीक है, तब जाकर आपका कंज्यूमर किस अवस्था में होगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। इस डायग्राम को कैसे बनाना है, या तो आप ऐसे बना सकते हो जैसे इसमें दे रखा है पीडीएफ में, ये है प्राइस लाइन, ये प्राइस लाइन है हमारी, प्राइस लाइन किसकी, दोनों कॉमोडिटीज की। मान लो ये एक्स कॉमोडिटी है ओ एक्स पर, और इधर है हमारे पास वाई कॉमोडिटी, तो ये है हमारी प्राइस लाइन। अब हम क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे, आईसी कर्व को। अगर तो आपने सिंपल दिखाना है तो ऐसे देखो, इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करके ना इसके ऐसे टेंजेंट कर दो, इस पॉइंट पर इसने क्या किया, प्राइस लाइन को टच किया है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ई पॉइंट पर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, वो क्या करेगा, ओ पी लिख लो यहाँ पे, या ओ आर लिख लो, ओ आर, और यहाँ पर आप लिख लो ओ एक्स, क्योंकि दो कमोडिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा वो,
ओ आर तो ओ आर करेगा वो वाई कॉमोडिटी की मात्रा को कंज्यूम, और ओ एक्स करेगा वो एक्स कॉमोडिटी की मात्रा को कंज्यूम। इन दोनों की इतनी मात्रा को कंज्यूम करते हुए एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उस टाइम में मिला है, वो इस सिचुएशन से किसी भी तरह का वो चेंज नहीं चाहता, ना वो आगे होना चाहता है, ना तो वो इससे ऊपर जाना चाहता है, ना वो इससे नीचे जाना चाहता है, उसको इसी सिचुएशन में रहना है, ई पॉइंट पर ही रहना है, क्योंकि ये उसकी संतुलित अवस्था है, ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। या तो आप इसको सिंपल ऐसे बनाओगे, एक तरीका समझाने के लिए क्या करोगे, प्राइस लाइन ली ऐसे, ठीक है, सॉरी दूसरी जगह बनाते हैं इसको, ये ऐसे हम क्या करेंगे, प्राइस लाइन लेंगे। प्राइस लाइन का मतलब पता होना चाहिए, प्राइस लाइन जो दो कॉमोडिटीज के प्राइस से हम ड्राइव करते हैं, यानी जब हमारे पास दो वस्तुएं होंगी और उनका प्राइस दिया होगा और उपभोक्ता की आय है हमारे पास एक 5 रुपए में, ठीक है, 5 रुपए में एक उपभोक्ता दो वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीद सकता है, ये प्राइस लाइन हमें दिखाती है। एक तो ये हो गया सिंपल प्राइस लाइन लो, एक पहला इंडिफरेंस कर्व बनाओ, देखो ये टच नहीं हुआ, ठीक है, एक सेकंड इंडिफरेंस कर्व बनाओ, इसको ऐसे टच कर दो प्राइस लाइन के, और एक इससे ऊपर बना दो। ये है आपका जो डायग्राम में दिखा रखा है, वो ये समझाने के लिए है, जब ये IC1 ये जो इंडिफरेंस कर्व है, यहां पर भी कंडीशन पूरी नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन तो है, बट इसने प्राइस लाइन को टच नहीं किया। सेकंड ये इंडिफरेंस कर्व है, इस पे कंडीशन पूरी होती है। थर्ड पे क्या है, थर्ड तो बिल्कुल ही दूर है प्राइस लाइन से, ठीक है। तो यहां पर जहां पर ये टेंजेंट होगा, जहां पर ये स्पर्श करेगी कीमत रेखा को IC वक्र, वहां पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। दो कंडीशन है, पहली है ये वाली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाली कंडीशन है पहली, ठीक है, ये वाली, और सेकंड है कि वो क्या होना चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए वो लाइन, प्राइस लाइन को IC कर्व जब स्पर्श करेगा, जब टच करेगा, ठीक है, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यहां पर समझ में आया? किसी और को कुछ पूछना हो भाई इससे आगे? और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालते हैं फिर? कंज्यूमर सरप्लस तो सीख लिया आपने, प्रोड्यूसर सरप्लस भी ऐसे ही निकलेगा, बताओ बताओ, पढ़ा है ना आपने? ये तो कंज्यूमर सरप्लस हो गया, जिसको आप इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से निकाल दोगे। और प्रोड्यूसर सरप्लस को किसकी हेल्प से निकाल लेंगे फिर हम? प्रोड्यूसर सरप्लस आपका निकलेगा आइसो क्वांट की हेल्प से, सेम ही होता है ये ऐसे, ठीक है, बट यहां पर क्या आ जाएगा, इंडिफरेंस कर्व नहीं आएगा, यहां पर आइसो क्वांट आएगा IQ, ठीक है, और कंडीशन यही रहेगी, वहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, प्रोड्यूसर के केस में क्या आएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मीनिंग है, क्योंकि जो आइसो क्वांट के होता है ना कर्व, ये दो फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, और जो इंडिफरेंस कर्व है वो दो वस्तुओं के संयोग को दिखाता है, और आइसो क्वांट दो उत्पादन के साधनों के संयोगों को दिखाता है, ठीक है। ये आएगा इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस आपका, एक सेकेंड, सिंपल है, इसी की तरह बस नाम बदलना है आपने, आइसो क्वांट करना है वहां पर, IC नहीं करना वहां पे, इंडिफरेंस कर्व नहीं करना, आइसो क्वांट करना है। ये रहा, ये है देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सरप्लस कह रही थी मैं, सॉरी। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होगा, कैसे होगा एक प्रोड्यूसर संतुलित अवस्था में, जब उसका आइसो क्वांट कर्व है ना, जो वो आइसो कोस्ट लाइन के, वहां पर क्या था प्राइस लाइन, यहां पर क्या है आइसो कोस्ट लाइन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लागत रेखा, ठीक है, समान लागत रेखा। लागत किसकी आएगी, फैक्टर्स की आएगी, क्योंकि फैक्टर्स को तो पेमेंट करनी पड़ती है प्रोड्यूसर को, ठीक है। यहाँ पर दो फैक्टर आएंगे, यहाँ पर लेबर आएगी, यहाँ पर आपकी कैपिटल आएगी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को शो कौन करेगा, आइसो क्वांट कर्व, ऐसे इसको बोलोगे आप IQ। जहां पर ये इसके टच कर जाएगा ना आइसो कोस्ट लाइन के, वहां पर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसे करके, ठीक है। ये होता है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है बताओ, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, उत्पादक की बचत। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो पढ़ लिया आपने, सरप्लस क्या होता है कंज्यूमर का, बताओ जल्दी, कब होता है कंज्यूमर सरप्लस, उसको कब मिलता है? मैंने आपको एक पॉइंट में बताया था उस दिन एक लाइन में, कि कंज्यूमर
जो कीमत किसी वस्तु की देने को तैयार है, ठीक है, और एक्चुअल में जो वो पे करता है, वो क्या है, आपका कंज्यूमर सरप्लस है। आप मार्केट में गए, आपको सामने से दुकान वाले ने बोला कि ये जैकेट है जो, वो आपको 1150 रुपए में मिलेगी, ठीक है। आप क्या सोच रहे थे कि ये जैकेट होगी 1500 रुपए की, बट आपको वो मिल कितने में गई है, 1150 में। आप तो ये सोच रहे थे कि महंगी होगी ये जैकेट, जिस बट उसका प्राइस उसके अकॉर्डिंग इतना नहीं है। आपको कहीं ना कहीं क्या हुआ है, यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस मिला है। आप उसको 1500 की मान के चल रहे थे, वो आपको 1150 में मिल गई। तो जो जो ये है ना आपका 400 रुपए का, 450 रुपए का जो आपकी जो 450 रुपए बचे हैं, ये उपभोक्ता की बचत है। आप इनको कहीं और भी लगा सकते हो, 450 रुपए को, ये 350 रुपए को, सॉरी, आप इनको कहीं और भी लगा सकते हो। तो ये होता है आपका क्या बोलेंगे इसको, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। इसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। एक मिनट, प्रोड्यूसर सरप्लस कहाँ गया हमारा, ये देखो, ये दोनों, ये ग्राफ देखो, इसमें दोनों है, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे होता है कि एक प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है, मान लो आप कह सकते हो जितना वो बेचने को तैयार है और एक्चुअल में उसको जितना प्राइस मिलता है, उन दोनों का डिफरेंस प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। एक कंज्यूमर तो जितना देने को तैयार है और एक्चुअल में वो जितना देता है, तैयार तो कुछ और था देने को, बट दिया है उससे कम, तो वो उसकी जो बीच का डिफरेंस है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है कि वो बेचना तो वो ज्यादा पे चाहता था या कम पे चाहता था, पर उसको मिल गया उससे ज्यादा, ठीक है। बेचना वो कम पे सॉरी, बेचना ज्यादा पे चाहता है वो, और उसको मिला है उससे कम। या आप कह सकते हो कि बेचना कम पे चाहता है, बट ज्यादा दे दिए कंज्यूमर ने पैसे। 1150 रुपए की एक्चुअल में वो जैकेट थी, आपने 1500 रुपए दे दिए उसके बदले, ठीक है। तो ये जो दोनों का बीच का डिफरेंस है ना, ये क्या है, आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। जो उत्पादक है उसकी बचत है। कैसे निकालते हैं, कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा डिमांड कर्व से, ऐसे सिंपल डिमांड कर्व बनाओगे ऐसे, ठीक है। और प्रोड्यूसर सरप्लस निकलेगा आपका सप्लाई कर्व से। दोनों को दिखा दो एक साथ, मान लो ये प्राइस आपका सेट होता है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आपका ये है। तो ये जो ऊपर का है, ऊपर का जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है ऊपर का, ये है उपभोक्ता की बचत। और जो ये नीचे का ट्रायंगल है, ये वाला, ये है आपकी उत्पादक की बचत। समझ में आया। उत्पादक का कहां से पता चलेगा, जब वो सप्लाई कर, क्योंकि सप्लाई प्रोड्यूसर से रिलेट करती है, डिमांड कंज्यूमर से रिलेट करती है। ये होता है आपका उत्पादक, प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। एक है हमें, ये रहा आपका प्राइस फ्लोरिंग, सॉरी प्राइस राशनिंग। प्राइस राशनिंग का भी वही है भाई। प्राइस राशनिंग कब होती है, जब आप मिनिमम प्राइस को सेट कर देते हैं, उसको प्राइस फ्लोरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। और कुछ पूछना हो किसी को। ये टोटल यूटिलिटी कर्व था, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व था। टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको पहले, कि किसी वस्तु की मतलब सभी मात्राओं को कंज्यूम करने से जो हमें उपयोगिता मिलेगी ना, वो आपकी टोटल यूटिलिटी है। आपने 1 किलो संतरे लिए हैं, उनको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिली है, मान लो 1 किलो में 4 संतरे आए हैं, 5 आए हैं, पांचों को आपने खा लिया, उनसे जो यूटिलिटी आपको मिली है टोटल, ठीक है। आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है या कम मिली है, वो आपकी टोटल यूटिलिटी है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अगर आपने 4 संतरे थे टोटल, आप क्या करते हो, कोई और लेकर आ जाए संतरा आपके परिवार में, मान लो 1 किलो कोई और ले आया, आपके पापा ले आए या कोई और, जब उसमें से आपने एक संतरा खा लिया, यानी आपने पहले 5 खाए थे, अब वो छठा संतरा हो गया आपके पास। वो छठा ऑरेंज खाने से ना, जो आपकी यूटिलिटी में चेंज आया टोटल यूटिलिटी में, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आएगा, वो आपकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। ये ग्राफ बनाना है आपको, या तो आप उसके टेबल की हेल्प से बना सकते हो, या आप सिंपल भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, ऐसे टोटल यूटिलिटी वाला कर्व बनाएंगे, देखो रिलेशनशिप आता है इन दोनों के बीच में पेपर में, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे हम किसी गुड्स की इकाइयों को कंज्यूम करते जाते हैं, तो शुरू में तो आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी ऐसे, फिर एक पॉइंट पर जाकर वो मैक्सिमम होगी, और उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगी।
ये है आपकी टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, आपकी कम होती जाती है, ठीक है। बट क्या होगा, जितना जितना आप कंज्यूम करते जाओगे किसी कमोडिटी को, उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम होती जाएगी, और एक टाइम पर तो वो नेगेटिव भी हो जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पर जीरो होती है, ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। जहां पर टोटल टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। तो आप ये एमयू कर्व बनाओगे ऐसे, डिमिनिशिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको जीरो कर दोगे इस पॉइंट पर, और इसके बाद ये क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। एक टाइम के बाद ये घटती जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी ये, ठीक है। ये आपका ओ एक्स है, ओ वाई ओ एक्स, ठीक है। ये होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की यूनिट्स को, किसी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी घटती जाती है, ठीक है। पहले आपने 5 संतरे खाए, 5 संतरे खाने से आपको अच्छी खासी यूटिलिटी मिल गई थी, ठीक है। आप छठा संतरा खाओगे तब भी ठीक है। जब आप 7वां 8वां कंज्यूम करना शुरू करोगे ना, तब ये बोलोगे भाई ना, मतलब जितना पहले अच्छा टेस्ट आ रहा था ना, क्योंकि अब आपका पेट भर चुका है, आप क्या करोगे, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो घटती जाएगी, वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जो आपको, मतलब जब आपने फर्स्ट ऑरेंज खाया था, सेकंड खाया था, जितनी वैल्यू आपको उस टाइम पे मिली थी, जितनी यूटिलिटी, जितना टेस्ट उसको, टेस्ट आपको तब आया था, वो अब नहीं आएगा आपको जब आप उसकी 8वीं या 9वीं यूनिट को आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों को कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है। इसे गॉसेन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। गॉसेन का फर्स्ट लॉ का मतलब है कि इसको, इस कंसेप्ट को गॉसेन ने दिया था, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। ये आपका घटती सीमांत उपयोगिता था। और ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ थोड़ा, ताकि आपके माइंड में रहे। आपको इसके एक्सेप्शन भी बताने हैं कि कहाँ नहीं लागू होता ये नियम, ठीक है। इसके अपवाद क्या है, जैसे मैंने बताया था कि एक कंजूस व्यक्ति है, ज्यादा से ज्यादा, अब कोई कंजूस है, या किसी को पैसे पैसे जोड़ने की आदत है जाना, उसको तो आप जितना मर्जी मनी दे दो, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी नहीं, सॉरी कम नहीं होगी, उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। पैसों के लिए एक आदमी की यूटिलिटी है, या कोई भी इसमें एक पर्सन है, उसकी यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। फिर सेकंड मैंने बताया था कि दुर्लभ वस्तुएं हैं, जो रेयर गुड्स होती हैं, कईयों को ना शौक होता है कि पुराने सिक्के इकट्ठे कर लिए, पुराने डाक टिकट इकट्ठे कर लिए, जिनको रेयर चीजें कंज्यूम करने की आदत होती है ना, इकट्ठा करने की, उनके केस में भी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, ठीक है। फिर एक इसमें ये बताया था कि मान लो आपको कोई चीज पसंद है, गाना सुनना पसंद है, किसी को गाना गाने का शौक है, ठीक है, या गाना सुनने का शौक है, तो एक टाइम क्या होता है, वैसे तो रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता है कि जब आप किसी गाने को ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, ठीक है, उसके लिए आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी टाइम के साथ साथ, आपका मन नहीं करेगा। आपने अगर एक गाने को दिन में 4-5 बार सुन लिया, या एक हफ्ते में कई बार सुन लिया उसको, तो सेकेंड वीक आपका मन नहीं करेगा उसको सुनने का, यूटिलिटी कम होती जाएगी। पर कईयों का शौक होता है गाना गाने का, गाना सुनाने का, ठीक है, वो क्या, उस टाइम पे क्या होता है, उनकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है उस सॉन्ग के लिए। तो इस केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हमने कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ा था। कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट मार्शल ने दिया था। क्या कहा था कि यूटिलिटी को हम गणनावाचक उपयोगिता, इसके नाम से ही पता चल रहा है, गणना करना यानी गिनना, ठीक है, जिसमें हम यूटिलिटी को गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, डिजिट्स में, कि मुझे कितनी यूटिलिटी मिली है। एक यूनिट को कंज्यूम करने से 10 यूटिलिटी मिल गई, ठीक है, 10 यूटिल्स। पहले इसमें कंसेप्ट आता है कि यूटिल्स, यूटिल्स मेजर दिया था आपका फिशर ने, यूटिलिटी को मेजर करने का। तो जिसमें हम यूटिलिटी का माप कैसे कर सकते हैं, गणनावाचक संख्याओं में, 1 2 3 4 5, ऐसे हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। वो होता है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या था, ये देखो, ये कैसे डिराइव करते हैं, डिमांड कर्व कैसे डिराइव करते हैं, ये क्वेश्चन देखो आप, एक इसका आंसर सिंपल है, आप इसको ऐसे बनाओगे टोटल यूटिलिटी कर्व को, ठीक है। इसके साइड में आप इसके नीचे बनाओगे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसके कोरस्पोंडेंस ऐसे ड्राइव कर दोगे। अब इससे डिमांड कर्व बनाना ना, मार्जिनल यूटिलिटी से इसके साइड में डिमांड कर्व बनाओगे, कैसे, मान लो ये यूनिट्स है, इतनी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके कोरस्पोंडेंस क्या करोगे, डिमांड कर्व को आप बना दोगे, इन यूनिट्स को यहां तक लेकर जाओगे ऐसे,
ठीक है। और इस टाइप से आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आपका बन जाएगा। ये होता है कि कैसे हम डिमांड कर्व को ड्राइव करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से। ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी हमने पढ़ लिया। ये क्या था, डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या था कि पहले ये मानते थे कि जिससे जितनी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी उतनी ही उसकी कीमत ज्यादा होगी। एडम स्मिथ थे, वो मानते थे कि जिस वस्तु से मिलने वाली कुल उपयोगिता ज्यादा होती है उसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा होता है। बट बाद में जो इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने क्या बोला कि किसी वस्तु की कीमत है ना, वो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करती है। तभी तो हम कंज्यूमर सरप्लस के केस में क्या पढ़ते हैं, कंज्यूमर सरप्लस के केस में हम ये नहीं पढ़ते MU x डिवाइड बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में डिवाइड बाय MU(y). MU(x) MU(y) का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कमोडिटी। हम ये तो नहीं पढ़ते TUx ओवर TUy। क्यों? क्योंकि ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स में क्या था कि किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है क्योंकि उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा है, टोटल यूटिलिटी ज्यादा है। बट बाद में इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो बोलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है, जिससे किसी कमोडिटी से जितनी ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी उतना ही उसका प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है। ये है डायमंड वाटर पैराडॉक्स। फिर आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। पहले था कार्डिनल यूटिलिटी, फिर उसके बाद आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो किसने दिया था आपका, स्लट्सकी, हिक्स और एलन। ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या था, इसी में इंडिफरेंस कर्व आता है आपका, तटस्थ वक्र, इसी के अंदर आता है वो क्रमवाचक उपयोगिता। यानी कि हम उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में माप नहीं सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, उनको रैंक कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैंने आपको ड्रेस का एग्जांपल दिया था, जब भी आप कोई सूट या कुछ भी कोई शर्ट खरीदने जाते हो बॉयज के केस में, तो आप क्या करते हो, 3-4 पीस निकाल लेते हो। ठीक है। 3-4 पीस में से आप एक रैंक दे देते हो कि ये सबसे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, उससे कम अच्छा है, फिर थर्ड पे उससे भी कम अच्छा है। ठीक है। आप उसको ऐसे ना अपने माइंड में रैंक दे देते हो। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हम रैंक देकर यूटिलिटी को मेजर करते हैं। जिससे हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी उसको हम फर्स्ट नंबर पर रख देंगे, जिससे कम मिल रही है उसको सेकंड पे, अगर उससे भी किसी से कम मिल रही है तो उसको थर्ड नंबर पर रख देंगे। ठीक है। यानी यूटिलिटी को क्या करते हैं, क्रमवाचक संख्याओं में माप सकते हैं, हम ऑर्डर दे सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं उनकी। और इसमें क्या है, ये इसका होता है सब्स्टिट्यूशन, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने बताया था। प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, जब हम x गुण का y गुड्स के साथ सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, एक की मात्रा को ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, एक की मात्रा कम करते जाएंगे। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस किसका पार्ट है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का पार्ट है इंडिफरेंस कर्व, IC कर्व जिसको हम बोलते हैं, जिससे आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला था। ठीक है। क्या शो करता है कि दो कमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, जिससे जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको समान लेवल सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ जी, माइक बंद चाहिए, माइक किसी को लागू किसी को लागू नहीं, माइक बंद कर लीजिए वंदना। हाँ जी, ये समझ में है। इंडिफरेंस कर्व किसका पार्ट है, आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी का। ठीक है। इसी से हम आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी थ्योरी है या कोई भी नियम है, कोई भी लॉ है आपके पास, वो एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। सारी की सारी इकोनॉमिक्स ना हमारी एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। हम एजम्पशन लेकर चलते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उससे हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एजम्पशंस हैं, कार्डिनल यूटिलिटी के भी एजम्पशन है, वो भी आपको लिखने हैं पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी के भी एजम्पशन है। सबसे पहले तो दोनों ही सिद्धांतों में क्या है कि ये मान के चलते हैं जो कंज्यूमर है वो रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन है मार्केट के बारे में कि किसी गुड्स का प्राइस, किसी वस्तु का प्राइस क्या चल रहा है। अब आप कोई चीनी खरीदने जाता है
ठीक है, आपके घर का जो करियाने की शॉप पे करियाने का जो सामान आता है वो पता ही होता है। अगर आपके पापा खरीदने जाएंगे, उनको पता है कि चीनी का रेट क्या चल रहा है, उनसे कोई ज्यादा रेट नहीं ले सकता चीनी का। ठीक है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे चल जाएगा, पर कोई अगर ज्यादा ही बोल दे, 10%, 10 रुपए इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके आपके पापा क्या है, रैशनल है, रैशनल कंज्यूमर है, उनको नॉलेज है मार्केट की। ठीक है, उनको ये पता है कि उनको कौन सी चीज किस कीमत पर खरीदनी है, जिससे कि उनको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो दोनों ही थ्योरी क्या मान के चलती है, जो कंज्यूमर है वो है रैशनल, उसको अपने अच्छे बुरे का पता है, वो सही डिसीजन ले सकता है। फिर इसके अजम्पशन है जैसे क्रमवाचक उपयोगिता, क्रम में हम माप करेंगे, ठीक है, ऑर्डर देंगे, रैंकिंग देंगे हम। फिर ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, एक गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, दूसरी की क्वांटिटी कम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, पूर्ण संतुष्टि ने ये सिद्धांत क्या मानकर चलता है कि एक उपभोक्ता को आप कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते, एक कंज्यूमर कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ये सिद्धांत ये मानकर चलता है। ठीक है, सेकंड आता है चुनाव में सामंजस्य, कंसिस्टेंसी पाई जाती है कंज्यूमर के बिहेवियर में। अगर उसने एक बार ये बोल दिया कि एक गुड्स जो एक कॉमोडिटी है वो दूसरी से अच्छी है, ठीक है, 3 कॉमोडिटी है उसके पास, ए बी सी, 3 कॉमोडिटी है, मान लो ए बी और सी। अगर उसने ये कह दिया कि ए बी से ज्यादा अच्छी है, ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होगा, बी किससे अच्छी होगी, सी से अच्छी होगी। बट कभी भी वो ये नहीं कह सकता कि सी ए से अच्छी है, वो क्या बोलेगा, ए किससे अच्छी है, ए बी से भी अच्छी है, ए सी से भी अच्छी है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस उसकी किसको आएगी, ए को आएगी, यानी उसने जो चुन लिया ना तो फिर वही वो लेगा। उसके चुनाव में क्या पाया जाता है, कंसिस्टेंसी पाई जाती है, उसको पता है कि मुझे क्या लेना है। अगर आपको एक टाइम पे एक शर्ट पसंद आई है, आपने उसके ऑप्शंस में 2 रख ली, वो वैसे ही रखी है आपने 2 ऑप्शंस में, जरूरी नहीं है कि आप उनको खरीदोगे, जो आपको पहली नजर में पसंद आई है ना, लेकर तो आप उसी को ही जाओगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी पाई जाती है एक कंज्यूमर के बिहेवियर में। फिर ऐसे ही ट्रांजिटिविटी का है, फिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये आपको पता ही है, दो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को शो करता है। शेड्यूल क्या है, इंडिफरेंस शेड्यूल, जिसमें 2 कमोडिटीज के प्राइस होते हैं। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न कीमतों पर जो 2 कमोडिटी खरीदते हैं ना, वो इंडिफरेंस शेड्यूल है जो उनको रिप्रेजेंट करती है। यहां तक समझ में आया? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना हो भाई? और आज लास्ट क्लास, कोई क्वेरी होगी आपको? मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ फिर। ओके मैम। पूछना है तो देख लो, कोई डायग्राम समझना हो पूरे इसमें से। और वो इंग्लिश मीडियम वालों की बुक मैं शेयर कर दूंगी, मेरे पास आएगी ना जैसे ही सॉफ्ट कॉपी, वो आपकी हिम्मत है कि आप उसमें से कर पाते हो या नहीं। ऐसे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, ले सकते हो आप। कॉलेज वाले होते हैं ना जो, उनसे पूछ लेना कि वो, देखो ऐसे तो हम तो प्रेफर नहीं करते, हम तो बोलते हैं कि आप अच्छी बुक पढ़ो, ठीक है, फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ो। और हिंदी वाले हैं जो, वो भी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे HL आहूजा है, मास्टर्स में ना, जो मास्टर्स वाले हैं, एम इकोनॉमिक्स वाले हैं, वो HL आहूजा पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। उसने बहुत अच्छे से बता रखा है हर कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो ठीक है भाई, फिर आज की क्लास, किसी को कुछ पूछना हो तो देख लो, बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगी वो बुक इंग्लिश मीडियम वालों को। और हिंदी मीडियम वाले तो इस जो ये PDF मैंने ग्रुप में भेजा है ना, इससे ही कर लेना, क्योंकि ये सिलेबस के